कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत यहां पर करेंगे कच्चे तेल के साथ। यहां पर गिरावट पिछले 2 दिनों में फिर से बनते हुए देखी है। 90 का होगा क्या ब्रेंट, इसके ऊपर करेंगे चर्चा और आपके पास लेके आएंगे स्ट्रैटेजीज और एक्सपेक्टेशंस की आगे जाकर यहां पर भाव कैसे। साथ ही सोना डालेंगे जहां पर फिर कुछ गिरावट देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते 105 नीचे में टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन आज फिलहाल 106.50 के आसपास के स्तर पर है। तो गिरावट सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली है। अपने एक महीने के हाई से नीचे दोनों कमोडिटीज कारोबार कर रही हैं। साथ ही डालेंगे कॉटन में, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी बढ़त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो है ही, भारतीय बाजारों में भी लगातार कारोबार और आज भी हमने एमसीएक्स पर 2% की बढ़त यहां पर फिर से लौटते हुए की है। इन सब बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कुवर्जी ग्रुप के रवि दियोरा, एमएसएनबीडी के धर्मेश भाटिया, आइग्रेन इंडिया के डायरेक्टर हमारे साथ हैं राहुल, और इसी के साथ कॉटन की चर्चा करेंगे हम संदीप शाह से। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं और अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है। $100 के आसपास के स्तर हमने पिछले हफ्ते में देखे थे, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत वीक हुई है। 90 के नीचे नाइमेक्स और 94 का जस्ट आउट हो फिलहाल है। कैसे देखते हैं आप रवि, करंट की सलाह देंगे? जरूर से जो न्यूज निकल के आए, पर्टिकुलर जो सऊदी अरामको के नंबर्स आए उसके बाद उसकी जो कमेंट थी वो थोड़े बहुत क्रूड के लिए नेगेटिव थी। जो मिलियन पर डे बैरल एडिशनल कैपेसिटी की भी बात की, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा। और ये न्यूज के बाद मार्केट में थोड़ा डविशनेस आया, क्योंकि आगे सऊदी ने इंडिकेट किया था कि उसके पास अभी 3 से 4 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज करने को नहीं है। साथ में जो ओपेक का एग्रीमेंट हुआ उसमें 1 लाख बैरल पर डे का ही एक एग्रीमेंट बना था। तो मेरे हिसाब से मार्केट में डविश सिनारियो रहा। साथ में जो मैक्रोज आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डविशनेस। मार्केट का जो टोटल फोकस है वो चाइना का इंफ्रा पैकेज पे रहेगा। अगर ऐसा कुछ एडिशनल अनाउंस होता है तो मुझे लग रहा है कि तो फिर से एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का रुख रहेगा के साथ वहां पे आई थिंक ईरान की अगर ये डील हो तुरंत ही 1 से 1.5 मिलियन बैरल पर डे ऑफिशियल रिज्यूम सप्लाई करे। साथ में ओपेक का आउटलुक कट किया, आई डिमांड तो सप्लाई सिचुएशन अगर इंप्रूव हुई और में ब्रेंट की बात करें तो वहां पे 92 एंड WTI 86 तक यहां से और फिसल सकता है। स्ट्रेटजी वाइज मुझे लग रहा है कि क्रूड में सेल करके व्यापार करना चाहिए। 7110-20 के करीब सेल करे। 6960 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। 7210 का स्टॉप लॉस लगाए। जो लोग सेफ करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना, वो क्रूड का सितंबर का पुट है वो बाय कर ले। 300 चल रहा है, पुट आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें। 500 तक के टारगेट ये पुट दिला सकता है 260 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में आपको मैंने स्ट्रेटेजी रिकमेंड की है। मुझे लग रहा है कि आउटलुक सेल ऑन राइज रहेगा। ऑलराइट, यानी कि बिकवाली करके ही काम करना है और फ्यूचर से बेहतर यहाँ पर ऑप्शंस में कारोबार हो सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज बहुत गिरावट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बाजार कल बंद थे तो हम एक कैचअप यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए 4.25% की गिरावट के साथ फिलहाल कच्चे तेल में कारोबार। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ हैं। अनुज, आप कैसे देखेंगे एनर्जी पैक को, फिर चाहे वो क्रूड हो या नेचुरल गैस, आपकी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कैसे बनेंगी? मनीषा जी गुड मॉर्निंग। देखिए चाइना के नंबर्स थोड़े से खराब आते हुए दिखाई दिए, बिलो एक्सपेक्टेशन रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इवन बेस मेटल में भी और एनर्जी के अंदर भी गिरावट आते हुए देखे। डिमांड आउटलुक थोड़ा सा वीक रहा है। इवन सऊदी अरब में देखें तो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने की बात है। साथ में अगर हम ईरान सैंक्शंस की बात करें तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे की वजह से हो सकता है कि ईरान की तरफ से जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो अभी जो सेंटीमेंट है, जो न्यूज आउटकम निकल रहे हैं वो दिख रहे हैं कि जिस तरीके से डिमांड थोड़ा कम देखने को मिल रहा है और जो प्रोडक्शन साइड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड के प्राइस हाई से अगर देखें तो करीबन 25% गिरते हुए दिखाई दिए हैं। इवन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने के लोस पर क्रूड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एक तरीके से ईयर लो हम इसको कह सकते हैं। तो एक सेंटीमेंट जो है वो डाउन होता हुआ दिखा है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी हमने लास्ट वीक करीबन 6900 तक के आसपास के लेवल देखे थे। अगेन अब भाव
7,000 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीकनेस जो है वो इंडिकेशन कर रही है, टेक्निकल चार्ट भी यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है, ओवरबॉट सिचुएशन से मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है क्रूड में वो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट के साथ रहेगा। और हमने जैसा कि लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि क्रूड अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में है, तो यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। हमारा मानना है कि इंटरनेशनली एक बार 87 से लेकर $90 के बीच मार्केट एक बार आ सकता है। 87 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा जहां से मार्केट हो सकता है कि थोड़ा रिवाइव होता हुआ दिखाई दे। मगर जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं करंट, हमें हमें लगता है कि भावों में गिरावट का ट्रेंड यहाँ पे जारी रह सकता है। तो यहाँ पे बिकवाली की स्ट्रेटेजी रहेगी। एमसीएक्स में एक्सपेक्टेड है कि 6,800 तक के लेवल आपको इनिशियली देखने को मिल सकते हैं, और 6,800 के नीचे अगर भाव टूटते हैं तो आपको नेक्स्ट टारगेट 6,500 तक का देखा जा सकता है। इनिशियली इंटरनेशनल मार्केट में $90 का रहेगा, $90 के नीचे $87 तक ब्रांड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर लेवल्स 87 के नीचे ब्रेक करके क्लोज करते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट 82 का रहेगा, बट वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा। फिलहाल इंट्राडे में वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि ट्रेंड डाउन है और $90 से लेकर $87 तक के लिए रोल प्ले किया जा सकता है। कच्चे तेल पे यहाँ पर नजर रखने की जरूरत है। अच्छी खासी गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार, और जैसे हम आपको चार्ट्स पे भी दिखा रहे हैं कि 4% की गिरावट एक हफ्ते में देखने को मिली है, और अगर एक महीने की बात करें तो यहाँ पर और भी बड़े लॉसेस बन सकते हैं और यहाँ से 7,000 के स्तर भी टूट सकते हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का फिलहाल मानना है। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 2% की गिरावट सोने में कल यहाँ पर देखने को मिली, और चांदी जस्ट अबाउट $20 का जो लेवल है वो यहाँ पर फिलहाल होल्ड करके कारोबार कर रही है। अनुज, कैसे देखेंगे आप प्रेशियस मेटल्स को एज ऑफ नाउ? इवन एज डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है और कुछ मुनाफा वसूली सोने चांदी में देखने को मिली है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी मुनाफा वसूली नहीं है। क्या डिप्स पे बाय की स्ट्रैटेजी अभी भी कायम है? अच्छा जी, देखिए $1780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हमने कल देखा था कि कल एक ट्रेडिंग सेशन था जहां पर भारत की मार्केट बंद थी, इंटरनेशनल खुला हुआ था, तो वहां पर एक थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। बट अगर आप देखेंगे लेवल्स अभी भी ऐसा कोई नेगेटिव टोन में नहीं है, $1780 के आसपास लेवल चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो फेस्टिवल सीजन की डिमांड है वो भारत के अंदर कंटिन्यूस है। और जिस तरीके से स्लो डाउन का इशू है, क्योंकि जिस तरह से हमने चाइना के नंबर्स आते हुए देखे हैं एक बिलो एक्सपेक्टेशन, वो एक काफी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे गोल्ड और सिल्वर को। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो 51,900 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। लास्ट वीक हमने करीबन 52,600 तक के लेवल आते हुए देखे थे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पर यहाँ पे रही है। ट्रेंड में अभी कोई ऐसा चेंज नहीं है कि यहाँ पर हम बिकवाली का स्ट्रेटेजी देखें। मुझे लगता है कि भाव अगर 51,800 51,900 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 51,650 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 52,300 तक के लेवल दोबारा देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 1795 $1,800 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड का जो ट्रेंड है मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे यूज किया जा सकता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमने थोड़ा सा कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है। आज हम रेप्लिकेट एमसीएक्स में देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि 57,600 57,500 काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां से हमने पहले भी रिकवरी आते हुए देखी थी। तो चांदी के अंदर भी हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। 57,500 57,600 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 56,900 का स्टॉप लॉस दिखाएं, 58,500 से लेकर 59,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि अगेन हम $21 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए देखेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले 2 महीनों को देखेंगे तो मार्केट ने काफी अच्छा रिकवरी की है। एक वी शेप रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, जो कि एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग रही है, बट मुझे लगता है कि ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी और आगे गोल्ड सिल्वर में हम ट्रेंड पॉजिटिव होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी के मौके यहाँ पर अभी भी बनते हुए नजर आएंगे। करीब करीब आधे % की गिरावट सोने में, चांदी 2.5% वीक फिलहाल यहाँ पर कारोबार कर रही है, लेकिन जैसे कहा गया कि $20 के ऊपर अभी भी बरकरार है। ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल नहीं है और सोने चांदी में बाइंग स्ट्रैटेजीज आपको अभी मेंटेन करके काम करना चाहिए। एक नजर यहाँ पर मेटल्स पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि कुछ बहुत मुनाफा वसूली वहां पर भी देखने को मिली है। जो डॉलर में तेजी है उसका असर है। जिस तरह का डेटा हमने चाइना की तरफ से आता हुआ देखा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स जो पिछले महीने के कंपैरिजन में कमजोर आए हैं, एक्सपेक्टेशन के तौर से भी काफी कमजोर आए हैं, उसका सीधा असर यहां पर प्राइसेस में रहा। कल का दिन यहां पर तेजी वाला था ज्यादातर मेटल्स के लिए, लेकिन वो चाइनीज डेटा के बाद सभी जगह गिरावट आपकी स्क्रीन पर। कोई टॉप पिक यहां पर आपकी रवि मेटल्स में अगर देखें तो? जरूर से कल देखे तो मॉर्निंग में जैसे एक अच्छी स्टेबिलिटी के साथ व्यापार हो रहा था, बट जैसे ही चाइना इस मैक्रो अनाउंस हुए उसके बाद एक करेक्शन आया। साथ में जो युआन की कमजोरी की वजह से डॉलर इंडेक्स में भी एक बढ़त थी, उसका भी एक इम्पैक्ट है, नेगेटिव साइड आपको बेस मेटल में देखने को मिला। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट का जो फोकस है थोड़ा पैकेज के ऊपर पे है, तो जो भी अभी ट्रेड ले बेस मेटल्स में ध्यान रख के ले, क्योंकि चाइना कभी भी
कुछ इंफ्रा रिलेटेड या कुछ स्टिमुलस पैकेज रिलेटेड अनाउंसमेंट कर सकता है, तो एक सेंटिमेंट आपको अपसाइड देखने को मिले तो आई थिंक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। हालांकि जिस हिसाब से मैक्रोस एंड डेवलपमेंट है, डॉलर इंडेक्स है, थोड़ा बहुत व्यू डविश है, तो मिक्स स्ट्रेटेजी है। मुझे लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेटा कॉपर में सेल और राइस का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। 669 670 के करीब एक बार सेल करके चले, डाउन साइड एक लिमिटेड मुझे 660 तक के लेवल्स दिख रहा है। 672 80 का स्टॉप लॉस लगा के कॉपर में भी क्वाली करनी है। हालांकि फंडामेंटल वाइज मुझे लग रहा है कि जिंक अभी भी स्ट्रांग है। जिस हिसाब से चाइना में अगर कुछ मेजर्स आए या कुछ अनाउंसमेंट आया तो जिंक का कोरिलेशन इसके साथ काफी बेटर है, तो वहां पे 320 के करीब बाई करके चले। 318-20 का स्टॉप लॉस एंड 324 तक के टारगेट आपको जिंक में अपर साइड देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा व्यू मिक्स है एंड वहां पे जिंक में बाय करके वही कॉपर में सेल करके काम किया जा सकता है। जिंक में बाइंग एंड कॉपर में सेलिंग। आपकी कोई स्ट्रैटेजी अनुज जो आप मेटल्स में देखते हैं? जिंक क्लियरली जो हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं उस लिहाज से आउट परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो वीकली, मंथली या ईयर ऑन ईयर है। मनीषा जी, डेफिनेटली जिंक पे हमने काफी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, और जिंक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो काफी अच्छी रिकवरी हमने इसमें देखी है। मुझे लगता है कि इसमें अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, अभी 320-70 के आसपास के लेवल चल रहे हैं, 319 तक के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 317 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 323 तक हो सकता है। वहीं अगर आप कॉपर को भी देखेंगे तो हमने पिछले कंटिन्यूसली करीबन 20 से 25 ऑलमोस्ट एक महीने में हमने काफी अच्छी रिकवरी कॉपर में आती हुई देखी है। आज एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पर भी मेरा बाय कॉल ही रहेगा, बट थोड़ा सा डिप पर हम खरीदारी करेंगे करीबन 660-662 के आसपास। वो लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर हम इंट्राडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 654 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 680 तक हो सकता है। तो कॉपर में भी खरीदारी की सलाह रहेगी और जिंक के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा व्यू है कि बेस मेटल में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, डिप मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम एक ग्लोबल रिकवरी की बात कर रहे हैं, हम इक्विटी मार्केट के अंदर अच्छी खासी रिकवरी देख रहे हैं, तो उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो कमोडिटी बेस मेटल पे रहेगा, जहां पर हमें लगता है कि मार्केट में एक रिबाउंड हो सकता है। ऑल राइट, यानी खरीदारी के मौके यहाँ पर ज्यादा आपको बनते हुए नजर आएंगे मेटल्स में। यहाँ पर भी जैसे बात की जा रही थी कि एक बॉटम बन चुका है, अपने लो से ज्यादातर मेटल्स फिलहाल 10 से 15% ऊपर काम कर रहे हैं, ऑन बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी यहाँ पर कायम हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, वहां की बड़ी खबरें, एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। आपका स्वागत है। और इस साल कई राज्यों में खराब मानसून के चलते चावल की बुआई में लगातार गिरावट यहां पर बनी हुई है। 15% की मंदी अभी भी यहां पर कायम है पिछले साल के कंपैरिजन में। सरकार ने चावल के उत्पादन की समीक्षा करने के लिए 30 अगस्त को राज्यों के साथ बैठक भी बुलाई है। इसी पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम नमस्कार। चावल की बुआई यहां पर सबसे पिछड़ी रही है, अभी भी नंबर्स यहां पर नेगेटिव में चल रहे हैं। सरकार से हमारी बातें होती भी रही हैं, उन्होंने कहा है कि नजर रखे हुए हैं वो। 30 अगस्त की जो मीटिंग है, इससे क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, इस बार जो है मानसून जो है कई राज्यों में काफी खराब जो है देखने को मिला है। एफिशिएंसी जो है 40 से लेकर के 50% है। इसमें पश्चिम बंगाल है, इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है और झारखंड है। यहाँ पर की इस बार मानसून जो है खराब देखने को मिला, इसकी वजह से बुआई जो है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो अभी तक जो अनुमान जो है निकल करके आए कि पिछले साल के मुकाबले 15% तक गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और सरकार ने 30 अगस्त को जो चावल प्रोड्यूसर्स है उनके साथ एक बैठक जो है बुलाई है, उसमें एस्टिमेट जो है वो लिए जाएंगे और उन आगे की रणनीति जो है सरकार तैयार करेगी कि इस साल कितना प्रोक्योरमेंट जो है चावल का जो करना है। खासतौर पर की दाम जो है ऑलरेडी अब बढ़ने जो है वो लग गए हैं। खासतौर पर की जो चावल कंजप्शन जिस स्टेट में ज्यादा होता है वहां पर दामों में बढ़ोतरी जो है दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में 4 रुपए किलो के प्रति रेट जो है वो बढ़ गए हैं। कोलकाता में 1 रुपए प्रति किलो जो है वो रेट बढ़ गया। तो ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है। खासतौर पर जो प्रोडक्शन है इस साल अभी तक अनुमान के मुताबिक जो है वो नहीं रहने का अनुमान है। तो 15% के आसपास जो है अभी तक जो डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर आगे चल करके सुधार नहीं आता तो कहीं ना कहीं सही गेहूं के बाद चावल की महंगाई जो है वो आम लोगों को परेशान जो है वो कर सकती। जी हाँ, तो यानी कि अभी तक सरकार की तरफ से यही एक स्टैंड था कि नजर वो बनाए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि प्रोडक्शन अच्छी खासी रहेगी और प्रोक्योरमेंट भी अच्छे होगा। लेकिन अब जिस तरह से अभी भी देखा है हमने कि पिछड़ी हुई है यहाँ पर बुआई पिछले साल के कंपैरिजन में 15% के लिहाज से, तो फाइनली सरकार ने यहाँ पर राइस प्रोड्यूसर मीटिंग बुलाई है 30 अगस्त को। एंड जैसे असीम ने कहा कि हम आपके पास जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती जाएगी, एजेंडा है, क्या बात वहां पर होने वाली है, उन सबके डिटेल्स आपके लेके आएंगे। अनुज, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक चिंता रही है फूड आइटम्स को यहाँ पर लेकर, और जैसे अब यहाँ पर चावल के लिए भी मीटिंग बुलाई जा रही है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इन सेंस ऑफ स्टैंड्स?
देखिए मनीषा जी, डेफिनेटली अगर हम देखें तो कुछ राज्य में जो बारिश है वो थोड़ी सी कम रही है। हालांकि हरियाणा पंजाब में अच्छी हमने बारिश देखी है, मगर उसके विपरीत अगर हम यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम हमने बारिश रेनफॉल होते हुए देखा है। उसकी वजह से जो राइस की अगर हम देखें तो सोइंग एक्टिविटी थोड़ी सी कम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मगर मुझे लगता है कि जो मेन कंट्रीब्यूटिंग एरिया है हरियाणा पंजाब, यहाँ पे हम अच्छी खासी बारिश देख रहे हैं और अच्छी खासी फसल भी यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर जहाँ यहाँ से अब अगर बारिश ज्यादा होती है तो हो सकता है कि जो क्रॉप लगा रखी है, क्योंकि आप देखेंगे कि आने वाले 15 दिनों के बाद चावल की जो अराइवल है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। तो अगर अब बारिश ज्यादा एक्सेस में होती है तो कहीं ना कहीं क्रॉप खराब होती हुई दिखाई देगी, और जो क्रॉप पकती हुई दिख रही है वो यहाँ पे खराब हो सकती है, तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बारिश अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पे बारिश थोड़ी रुकती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो प्रोडक्शन साइड है वो थोड़ा सा कम इस बार हम चावल में देख रहे हैं, जैसा कि हमने गेहूं के अंदर भी देखा था। तो चांसेस अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइसेस में हम आने वाले दिनों में थोड़ा उछाल देखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। चावल एक अंडर परफॉर्मर रहा है ओवरऑल ग्रेन पैक में, लेकिन अब जिस तरह की चिंताएं हैं और जो सोइंग लैंड है वो बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा, तो क्लियरली भावों को लेकर तो चिंता है, लेकिन सरकार की चिंता यहां पर बड़ी होगी ओवरऑल फसल और प्रोक्योरमेंट को भी लेकर। हमारे साथ राहुल चौहान जुड़े हैं, जो डायरेक्टर हैं आईग्रेन इंडिया के। राहुल नमस्कार। आप सबसे पहले चावल को कैसे देखते हैं, क्या चिंताएं हैं और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बहुत कारोबारियों से यहाँ पर बात होती है। सर मनीषा जी, इस साल जो धान का एरिया है वो काफ़ी 13% घटा है लास्ट ईयर से। और जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं जैसे कि बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ से अधिकतर माल आपका बांग्लादेश को जाता है, वहाँ पर काफ़ी बारिश कमज़ोर है। तो काफ़ी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी काफ़ी कमी आ सकती है, और बिजाई का समय जो है लगभग अब इन राज्यों में समाप्ति की ओर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल जो चावल का कुल एरिया जो उत्पादन है 100 लाख टन तक बढ़ सकता है। यानी कि कंसर्न्स यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं और सरकार की तरफ से लगातार हमने स्टेप्स यहां पर आते हुए देखे ही हैं। राहुल, दालों पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, और क्योंकि ये खबर हमने ऑफ कोर्स यहां पर फ्राइडे को आते हुए देखी थी कि सरकार ने तुअर दाल के बढ़ते दामों पर अब सख्ती दिखाई है, और हमने देखा है कि कारोबारियों को अब यहां पर जो स्टॉक है उसकी जो घोषणा है सरकार के लिए यहां पर करनी होगी, और आगे जाकर सरकार शायद और भी स्ट्रिंजेंट स्टेप्स यहां पर उठा सकती है। कैसे देखते हैं आप दाल के प्राइसेस, अवेलेबिलिटी और सरकार के स्टेप को? देखिए, जिस हिसाब से चावल का एरिया घटा है उसी हिसाब से तुअर के एरिया में भी काफ़ी बिजाई घटी है। जी। और जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 42 लाख हेक्टेयर में तुअर की बिजाई की गई है, जो लास्ट ईयर 50 लाख हेक्टेयर के आसपास थी। तो और जो तुअर उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे कि महाराष्ट्र और गुलबर्गा कर्नाटक में हैं, वहाँ पर बिजाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिस वजह से भावों में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली। 1 अगस्त को अकोला जो 8,000 रुपये के आसपास थी, सेकेंड वीक में 8500 तक पहुँची थी। और लातूर में जो 63 नंबर तुअर है जो 7770 के भाव पे थी, 8 अगस्त को 1030 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 6800 तक पहुंची है। सरकार ने जो घोषणा की थी उसके बाद कीमतों में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, परंतु आज भी लातूर जो है 350 रुपये बढ़ के 8140 पे पहुंची है। और गुलबर्गा मार्केट जो है वो 7600 से 8100 रुपये पे चल रही है। जी। तो हुआ क्या है कि सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? एक तरफ तो बिजाई एरिया घटा हमारा, दूसरी तरफ जो तुअर उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें जो बारिश हुई है तो उससे सकल उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिसके सरकार ने स्टॉक जो घोषणा करने की बात की, जिससे बाजारों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। यानी हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर आई है, वो सरकार के स्टेप की तरफ से आई है, लेकिन फंडामेंटल्स जैसे राहुल कह रहे हैं कि चाहे वो बुआई का इलाका है या फिर इरेटिक मानसून है, दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव स्टेप्स हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज को इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सरकार के कदम अब भी जारी हैं। हमने दालों पे आता हुआ देखा एक फ्राइडे को, चावल की मीटिंग 30 अगस्त को है, यानी कि कॉन्स्टेंट मेजर्स और कॉन्स्टेंट नजर यहाँ पर सरकार की इन चीजों पर। जरूर से इस टाइम थोड़ा बहुत लग रहा है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है पर्टिकुलर राइस में थोड़ा एरिया कम हुआ है। हालांकि पुराना स्टॉक हमारे पास काफी है, तो इस हिसाब से जो इंडस्ट्रीज के सोर्सेज जेंडर से बात हो रही, तो इस हिसाब से कोई ज्यादा सप्लाई के कंसर्न्स बड़े होने नहीं चाहिए। हालांकि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है चावल के, तो वहां पे वैसे सप्लाई है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत हेडविंड हो सकता है, पर प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि इसका ज्यादा
प्रभाव है वो इस पे नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, बफर स्टॉक है, हमारे पास इनफ है। जो ये साल की शायद डिमांड है वो ये जो डेफिसिट हुई है बुआई में वो कैटर कर पाए। साथ में एग्रीकल्चर में बात करें तो दालों में लगातार मेरा व्यू, पर्टिकुलर चना में काफी टाइम से मैं बुलिश रहा हूँ। पर्टिकुलर नीचे के लेवल से ऑलरेडी 700 to 600 के प्राइसेस पर क्विंटल ऑलरेडी बढ़त आ चुके हैं। मुझे लग रहा है ये कमोडिटी में और यहाँ से बढ़त देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बुआई का जब टाइम था तब ये कमोडिटीज में प्राइसेस काफी नीचे थे। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके चना में 5200 तक के लेवल्स आपको दिखने चाहिए। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि ये एग्री का अच्छा साल होगा। थोड़ा सप्लाई में डिले हो सकता है, क्योंकि अभी जो मॉनसून एक्टिविटीज है उस लिहाज से लग रहा है कि थोड़ा सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है इनिशियली, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सप्लाई वाइज सिनेरियो इंडियन कमोडिटी बास्केट में बन सकता है। ओके राहुल, एक फाइनल सवाल आपसे। क्लियरली आप काफी सारे नंबर्स को यहाँ पर देखते हैं, चाहे वो बुआई के नंबर्स हैं, बारिश है, या जिस तरह की आवक बाजार में आती हुई नजर आ रही है, कहाँ पर एक हल्की सी कंसर्न बनती हुई दिखती है ओवरऑल एग्री स्पेस को अगर देखें तो? तुअर जो हमारा दालों का जो बफर स्टॉक है वो करीब 36 से 38 लाख टन है। इसमें से चना जो है करीब 24 से 25 लाख टन होगा इस टाइम, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो मेन कंसर्न है तुअर है। तुअर का जो स्टॉक है 80,000 से 90,000 टन रह सकता है, यानी बफर स्टॉक में चना के अलावा अन्य दालों की जो उपलब्धता है वो बेहद कमजोर है। तो मुझे लगता है कि तुअर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, जैसे लास्ट ईयर मसूर का जो इम्पोर्टेड मसूर थी वो खरीदी गई थी, तो सरकार भी शायद इस तरह का कदम उठा सकती है ताकि बाजारों में उपलब्धता बनी रहे और कीमतें जो है नियंत्रित रहें। यानी कि सरकार की तरफ से कदमों की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर और भी कर सकते हैं। और जैसे कहा गया कि चने के अलावा जो बफर स्टॉक है बाकी दालों का काफी कमजोर है, तो एल्यूड किया है उन्होंने कि हाँ यहाँ पर कुछ सपोर्ट बाजार में फिर से बन सकता है, अनलेस सरकार यहाँ पर और कोई सख्त कदम लेती है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज, रवि, आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। सुमित मल्होत्रा जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार इक्विटी के सारे एक्शन के संग।